हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस 2022 की परीक्षा के अंतर्गत आज हम लोग के साथ यहां पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 है। ठीक है, जीएस का जो पेपर 4 होता है, जिसके अंतर्गत अगर आप ध्यान दोगे तो एथिक्स का सिलेबस आता है यहाँ पर। ठीक है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये 3 मोटी हेडिंग के अंतर्गत इस पूरा सिलेबस इसका दिया गया है, एथिक्स पेपर का, पेपर 4 का। ठीक है, अब हम लोग अगर इस आज के प्रश्न पत्र को देखें और इस प्रश्न पत्र की थोड़ी एनालिसिस करने का प्रयास करें तो इसके अंतर्गत, ठीक है, यहां पर टोटल 20 प्रश्न होते हैं। ठीक है, प्रश्नों का पैटर्न सिमिलर वही होता है जैसे कि पेपर 1, 2 और 3 का हमने देखा हुआ है। ठीक है, लघु उत्तरीय 10 प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय 10 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से करीब आपका 8 नंबर के शुरू के 10 प्रश्न होते हैं और 12 नंबर के लास्ट के 10 प्रश्न होते हैं। टोटल जो पूर्णांक होता है वो होता है 200 नंबर का यहाँ पर। ठीक है, अब बातों को समझिएगा। ठीक है, अभी जैसे जो मैंने पेपर यहां पर देखा, अभी हम पेपर देखेंगे भी, उसके हिसाब से जो मैंने आइडिया लगाया तो इस वर्ष जो केस स्टडी है उसकी संख्या टोटल सिर्फ एक थी। एक केस स्टडी आया था, 12 नंबर का था वो। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो 2021 के प्रश्न पत्र के अंतर्गत, ठीक है, 2021 के प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 केस स्टडी पूछा गया था। ठीक है, 3 केस स्टडी था, एक 8 नंबर का था, एक 12 नंबर का था, एक 12 नंबर का था। ठीक है, लेकिन आज के प्रश्न पत्र में सिर्फ एक केस स्टडी यहां पर दिया गया। ठीक है, अभी हम उसको आगे देखेंगे भी। ठीक है, पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले हम लोग केस स्टडी को ही देखते हैं, केस स्टडी क्या है और कौन सी केस स्टडी यहां पर दी गई उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए आप लोग, ये है आप लोग केस। ठीक है, केस स्टडी बड़ा अच्छी है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग केस स्टडी दिया गया है। कह रहा है कि संजीव एक आदर्शवादी है। ठीक है, आइडियलिस्ट है वो अपने जीवन में, और कहता है कि उसका विश्वास है कि सत्य सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है। जो सत्य है वो सबसे बड़ा सद्गुण है तथा सत्य से कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए, ये बात यहां पर कहा गया। ठीक है, फिर होता क्या कि जब एक दिन संजीव जा रहा होता है तो उसके सामने वो देखता है कि एक व्यक्ति को, ठीक है, कुछ भीड़ जो है वो डंडे और हाथ में लाठी लेकर के उसको दौड़ा रही है। ठीक है, अब ये व्यक्ति उसके सामने से भाग के कहीं जाके छुप जाता है। अब संजीव से भीड़ आकर के पूछती है कि व्यक्ति कहां पर था, क्योंकि इसके जीवन में सत्य बोलना सर्वश्रेष्ठ सद्गुण था तो इसने बता दिया भाई कि हाँ, ये जो व्यक्ति है वो वहां पर बैठा हुआ है छुप करके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो देखता है कि वो भीड़ जो है उस व्यक्ति को निकालती है और डंडा से मार मार के उसकी मृत्यु कर देती है। ठीक है, वही कह रहा है कि जब तक मर नहीं जाता तब तक उसको पीटती रहती है। अब इस संदर्भ में प्रश्न क्या, उस बात को समझने का प्रयास करेगा। प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में संजीव के आचरण पर आप लोगों को टिप्पणी करना है। आचरण पर टिप्पणी करना, इस बात को समझिएगा। टिप्पणी करने का मतलब यहां पर दोस्तों ये है कि इसके आचरण के क्या सकारात्मक पक्ष है और क्या नकारात्मक पक्ष है, इस दोनों बारे में, इस दोनों के संदर्भ में आप लोगों को अपनी बातें बतानी। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान होगा, आप लोगों ने बचपन में अगर संस्कृत पढ़ा होगा तो संस्कृत में हम लोग एक श्लोक पढ़ते थे। ठीक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ठीक है, प्रियम चा नान्यतम ब्रूयात एषा धर्मा सनातन। मतलब क्या है कि भाई हमारा धर्म का सनातन भी ये बात कहता है कि तुम अप्रिय सत्य कभी मत बोलो, ऐसा सत्य कभी मत बोलो जिससे सामने वाले को कष्ट हो। ठीक है, अगर आपको पता है, एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, माने अगर आपको पता है, ठीक है, कि आपका जो दोस्त है, जो आपका सहपाठी है, वो अच्छा डांस नहीं कर पाता है लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहा है उस डांस को सीखने के लिए और प्रैक्टिस कर रहा है, उसने जाके आपके सामने परफॉर्मेंस किया, आप क्या कहोगे कि नहीं बहुत गंदा डांस था, इतना बेकार तुमने कभी देखा ही नहीं था। ये नहीं कहा था, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं कहा था। यहां पर जो पूरा केस स्टडी है उसी के संदर्भ में यहां पर दिया गया। यहां पर आप लोगों को बताना है कि उस संजीव का जो व्यवहार है वो व्यवहार कैसा है, इसके बारे में यहां पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है। 12 नंबर का एक केस स्टडी यहां पर दिया गया। ठीक है, यूपीएससी के जो केस स्टडी होते हैं दोस्तों वो बहुत बड़े होते हैं। हमने देखा था कि बहुत लंबे लंबे एक एक पेज के जो है केस स्टडी दिया गया था, उसको पढ़ने में आपको वहां पर पूरा टाइम निकल जाएगा। यूपीपीसीएस थोड़ा सा यहाँ पर रहम करती है बच्चों के ऊपर, इस स्टडी को छोटा देती है ताकि पढ़ने में ज्यादा हमारा समय यहाँ पर बर्बाद ना हो। ठीक है, अब देखिएगा, हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न क्या दिया गया भाई, प्रश्न और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस प्रश्न पत्र में यहाँ पर जो पेपर आया हुआ है, इस पेपर में बहुत सारे प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से एग्जैक्टली आए थे। ठीक है, हमने जीएस 4 की सिर्फ एक टेस्ट पेपर कराया है और उस टेस्ट पेपर में आप लोगों को इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन अभी दिखेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूं कि कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, अब बातों को समझिएगा। पहला प्रश्न क्या रहा दोस्तों कि लोक सेवकों की डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो है पब्लिक सर्वेंट का, उसमें क्या अंतर होता है, ये अंतर यहां पर आप लोगों को बताना। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्री अभिवृत्ति और अधिकारितंत्री अभिवृत्ति जो होती है, जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में यहां पर आप लोग कमेंट करना है। बहुत ही बेसिक प्रश्न। ठीक है, अगर आप लोगों को आइडिया होगा दोस्तों तो भाई ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक हायरार्की ऑर्डर होता है, एक अनुशासन होता है, एक डिसिप्लिन हो रहा होता है। इसके अलावा क्या होता है भाई, इसके अलावा यहाँ पर किसी भी आदेश को फॉलो करने की जिम्मेदारी होती है कि आपको आदेश फॉलो करना ही है। यहां पर टॉप डाउन इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब क्या होता है, जो बड़ा अधिकारी होता है वो अपने छोटे अधिकारी को, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दे रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो होता है वो इस प्रकार का होता है।
वहीं पर जब हम डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की बात करते हैं दोस्तों, तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, ये सहभागिता पर कार्य करता है। मतलब यहां पर समाज का, देश का हर व्यक्ति शामिल होना चाहिए, ऐसी जो एटीट्यूड होती है उसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। ठीक है, और बातों को समझना भाई, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो होता है वो जनरली बॉटम अप अप्रोच के आधार पर होता है। मतलब क्या, यहां पर जो निचले लेवल के पंचायत स्तर के लोग होते हैं ना, वो किसी नीति, किसी कानून को बनाने का प्रयास करते हैं और उसके आधार पर क्या करते हैं, हम लोग उसको आगे ले आकर के लागू कराते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। यहां पर आप लोगों को करना क्या होगा, यहां पर आप लोगों को अपने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इन दोनों में डिफरेंस करके बताना है चीजों को। ठीक है, पहला प्रश्न ये था, बहुत अच्छा प्रश्न था, मैं बेसिक नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ हमने इनके नाम सुना हुआ है। हमने, अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों, तो हमारे सिलेबस में, ठीक है, जितने की पॉइंट दिए हुए हैं, और मैंने आप लोगों से बार बार बोला मेंस मैराथन क्लास के अंतर्गत कि की पॉइंट्स को आप लोग याद करने का प्रयास करो। यहां पर पेपर में आप देखना उस की पॉइंट से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। पहला प्रश्न ये था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वही वो इसी की पॉइंट से, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। देखिए अनुनय पर यहां पर प्रश्न दिया गया है। अनुनयन या परसुएशन, आपने नाम सुना होगा इंग्लिश में इसका। कि जनता के विरोध के संबंध में जो अनुनय की भूमिका होती है उसकी तर्क सहित व्याख्या करनी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोगों को तर्क सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ यहां पर एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, कुछ कुछ फैक्ट आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, कुछ बातें बतानी पड़ेंगी कि हाँ भाई जो अनुनय होता है वो कैसे कार्य करता है। अनुनयन क्या होता है भाई, तो किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं अनुनयन। और अनुनयन दो प्रकार का होता है, आप भी जानते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई, एक होता है आपका करेक्शनल अनुनयन और एक होता है आप लोगों का क्या, संज्ञानात्मक अनुनयन। ठीक है, दो प्रकार के अनुनयन होते हैं। इन दोनों के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग, जनता के विरोध के संदर्भ में, जनता जब विरोध प्रदर्शन कर रही हो, कुछ काम करी, पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा हो, उसमें हम लोग कैसे इसका प्रयोग करते हुए अनुनयन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये बात यहां पर है। अगर आप लोगों को आइडिया होगा, अभी चंडीगढ़ में एक घटना घटी थी। ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा, मैं उस घटना के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर आपने जो पुलिस का जो रिस्पॉन्स था, ठीक है, बाद में, पहले दिन तो नहीं, बाद में सेकंड डे पे जब पुलिस मामले को शांत कराने पहुंचती है, तो वहां पे बड़े अधिकारी बच्चों से बैठ के प्रॉपर बात कर रहे होते, उनको समझाने का प्रयास कर रहे होते। वो जो प्रक्रिया है ना, वो है अनुनयन की प्रक्रिया। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग बहुत जगह पर कर सकते हैं सिविल सर्विस के अंतर्गत। यहां पर उसके बारे में बात किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है भाई, कह रहा कि निष्पक्षता को परिभाषित करिए। ठीक है, इंपार्शियलिटी क्या होती है इसको परिभाषित करना है, और कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में निष्पक्षता की भूमिका पर आप लोगों को विवेचना करना है। ठीक है, ये प्रश्न जहां तक मैं सही होगा तो ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज में दिया गया था। ठीक है, गैर तरफदारी टर्म वहां पर यूज किया गया था। ठीक है, यहां पर निष्पक्षता टर्म प्रयोग किया गया, निष्पक्षता को परिभाषित करना है। ठीक है, मतलब किसी भी विचारधारा, किसी धर्म, किसी राजनीतिक पार्टी, किसी जाति विशेष या फिर किसी स्पेशल विचार के प्रति आप एकदम इंक्लाइन नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं निष्पक्षता। मतलब सबके प्रति आपका जो बिहेवियर है वो न्यूट्रल है। ठीक है, निष्पक्षता को परिभाषित करना है और कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है, निष्पक्षता की भूमिका कैसी हो सकती है, इसका एग्जाम्पल के साथ यहां पर आप लोगों को इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए कह रहा कि संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, इस पर प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज के अंतर्गत था। ठीक है, इस पर भी था, निष्पक्षता पर भी, इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी हमने प्रश्न दिया हुआ था। कह रहा कि संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके आयामों की विवेचना करिए, और इमोशनल इंटेलिजेंस को 6 जो आयाम होते हैं या 5 आयाम जो होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आप यहां पर डिफाइन करना कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या। पहले तो इस बात को समझिएगा, अपनी और दूसरे की भावनाओं को नियंत्रित करना, समझना और उसको एनालिसिस करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक हुआ कि मैं अपनी भावनाओं को समझ रहा हूं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से मैं सामने वाले की भी भावनाओं को समझ सकता हूं कि वो कहना क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल, वो क्या चीजें चाहता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस यहां पर। ठीक है, अब बातों को और समझिएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला बात ये कह रहा है भाई, संवेगात्मक बुद्धि का आप लोग ये देख लिया आपने। ठीक है, इसके आयामों पर आप लोग को डिस्कस करना है, ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहां पर है, कह रहा है कि 2 वैल्यूज दिए गए हैं लोक सेवक के संदर्भ में, जो 2 इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं उनके रिलेवेंस पर आप लोगों को चर्चा करनी है, प्रासंगिकता की व्याख्या करनी है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोगों को डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ इसकी प्रासंगिकता सिविल सेवक के संदर्भ में, लोक सेवक के संदर्भ में, इसको यहां पर आप लोगों को बताना है। क्या रहा है, पहला पॉइंट क्या है यहां पर देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट कह रहा है समर्पण और दूसरा पॉइंट कह रहा है जवाबदेही। ठीक है, समर्पण क्या होता है और जवाबदेही क्या होता है, इसको यहां पर आप लोगों को प्रासंगिकता के साथ बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने एक केस स्टडीज पर 25 आईएएस आईपीएस अधिकारियों की केस स्टडी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे थे, उन एग्जांपल्स का प्रयोग यहां पर आप लोग कर सकते हो अपनी बातों को प्रूव करने के लिए। जैसे कि अगर समर्पण का प्रश्न आया, ठीक है, समर्पण आप लोग बता दो समर्पण क्या होती है सिविल सेवक के प्रति। ठीक है, आप उसको डिफाइन करो, उसकी प्रासंगिकता में आप लोग कुछ बातें बताओ और एग्जाम्पल के तौर पर क्या दे दो, तो आर्मस्ट्रांग पामे द पीपल्स रोड हमने डिस्कस किया था ना कि 100 किलोमीटर की रोड बिना गवर्नमेंट की सहायता से उन्होंने
सिर्फ क्राउड फंडिंग के माध्यम से बना दिया था, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, उन अधिकारी महोदय का एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जवाबदेही क्या होता है भाई, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इसके संदर्भ में यहाँ पर आप लोग बता सकते हो भाई कि हाँ भाई अकाउंटेबिलिटी किसी सिविल सेवक के प्रति, किसी सिविल सेवक को जनता के प्रति अकाउंटेबल होना क्यों जरूरी है, जवाबदेह होना क्यों जरूरी है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स वहां से उठा करके आप लोग इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोरल एक्ट है। ठीक है, प्रशासक एक नैतिक अधिकर्ता होता है और जो प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, वो मोरल एजेंट होता है। इस कथन को स्पष्ट कर, ध्यान दीजिएगा, ये कथन यहां पर दिया गया है, इस कथन को अपने शब्दों में आप लोगों को बताना है। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ केस स्टडी का आप लोग प्रयोग कर सकते हो। प्रश्न कि प्रशासन जो है वो एक नैतिक कार्य है और जो प्रशासक होता है, ठीक है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एक मोरल एजेंट होता है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो अभी मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था, बिहार की कोई आईएएस अधिकारी थी, ठीक है, उनसे किसी छात्रों ने कुछ सवाल किया सैनिटरी पैड को लेकर कि गवर्नमेंट भाई सैनिटरी पैड बच्चों को क्यों नहीं फ्री में दे सकती है, तो उस पर उन्होंने बहुत मतलब का जो जवाब था ना वो मोरल जवाब नहीं था। ठीक है, मतलब सामाजिक आने बारे में बुना हुआ जवाब नहीं था, बहुत ही अजीब सा जवाब था। तो उसको आप लोग वीडियो देखेगा, वो वीडियो मतलब यूट्यूब पर वायरल भी है इस समय। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आप लोग प्रयोग करके इन सब बातों को यहाँ पर आप लोग प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, केस स्टडी ऐसा नहीं दोस्तों, केस स्टडी आप लोगों को बहुत जगह ढूंढने से और पढ़ने से मिलेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, आपको वहां से आप केस स्टडी उठा सकते हो, आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, आप कोई एग्जांपल देख रहे हो, आप कोई यूट्यूब पर चैनल देख रहे हो, वहां पर आपको ऐसे केस स्टडी भर भर के मिल जाते हैं। ठीक है, कोई आईएएस अधिकारी कितना अच्छा कर रहा है, उनकी केस स्टडी को पढ़ो और उसको कहीं ना कहीं पे आप लोग लगाने का प्रयास करो। ठीक है, और देखो, क्या आप स्वीकारते हैं कि जन संस्थाएं जनता के अधिकारों के संरक्षण में सफल हैं? जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो जनता के अधिकारों को, ठीक है, जो प्रिजर्वेशन ऑफ द सिविल राइट्स है, उसके संदर्भ में सही कार्य कर पा रहे हैं, सफल कार्य कर पा रहे हैं? यहां पर आप लोगों को अपने पक्ष में आपके जो विचार होंगे उसकी बातों को बताना पड़ेगा, आपके विपक्ष में जो आपके कुछ स्टेटमेंट और कुछ तर्क होंगे उसको भी देना पड़ेगा, और एक कंक्लूजन में पब्लिक इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए आप कुछ यहां पर सॉल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, अगला देखो, कह रहा कि अंतरात्मा की आवाज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस जो होती है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि लोक सेवकों की कर्तव्य निर्वहन में यह किस प्रकार मदद करता है? ठीक है, अंतरात्मा की आवाज, आप सबने बहुत सुना होगा कि अंतरात्मा की आवाज क्या होती है। अंतरात्मा की आवाज वो होती है जो गांधी जी का वो है ना, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आता है उसका, कुछ होता है, गांधी जी ने एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, किसी योजना को सही प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए हमको एक मन में सोचना पड़ता है कि हाँ भाई ये सबसे वंचित समूह पर कैसे प्रभाव डालेगा, तो वो किस बेसिस पे कार्य करता है, उसकी पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अंतरात्मा की आवाज पर ही कार्य करता है। ठीक है, तो अंतरात्मा की आवाज बेहद जरूरी है। गांधी जी के साथ सामाजिक पाप के अंतर्गत भी ये बात शामिल होती है, तो आप उसको एग्जाम्पल देते हुए इस बातों को यहाँ पर लिख सकते हो। अंतरात्मा की आवाज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको कोई चोरी करते हुए नहीं भी देख रहा है, फिर भी आप चोरी नहीं करते, उसको हम लोग कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। ध्यान रखना, अंतरात्मा की आवाज किसी की सही भी हो सकती है और किसी की गलत भी हो सकती है। ठीक है, अंतरात्मा की आवाज किसी तर्क पर बेस्ड नहीं होती है, वो आपके विचारों पर, आपकी सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर, आप जिस सामाजिक बैकग्राउंड से रह रहे हो उसके आधार पर वो निर्मित होती है। ठीक है, तो अंतरात्मा की आवाज बेहद अच्छी होती है। ठीक है, बेहद जरूरी होती है, उसको आप यहाँ पर देखिएगा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स दीजिएगा, और लोक सेवकों के कर्तव्य निर्वहन में यह किस प्रकार सहायक होती है, इस बात को आप लोगों को बताना है। कभी कभी ना जब नैतिक द्वंद की कंडीशन उपलब्ध होती है, ठीक है, नैतिक द्वंद उपस्थित होता है आपके सामने, एथिकल डायलेमा आता है, उस एथिकल डायलेमा को सॉल्व करने का ना सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है पता है? अंतरात्मा की आवाज। क्योंकि जनरली अगर आपका सामाजिक बैकग्राउंड अच्छा तो आपकी अंतरात्मा की आवाज अच्छी ही मानी जाती है, वो सही ही होती है। ठीक है, ये बात यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करती है? इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं यहां पर, और कह रहा है कि किस कंडीशंस में जो ऑफिसर होता है उसकी इंटीग्रिटी पर प्रश्न चिन्ह यहां पर लग सकता है। ठीक है, इंटीग्रिटी क्या होती है भाई? तो ईमानदारी का जो सर्वोच्च लेवल होता है ना, ठीक है, 2.0 लेवल जो होता है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों से पीछे नहीं हट रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी को कब संकट में होगी, कब उस पर संदेह उत्पन्न हो सकता है, वो एथिकल डायलेमा की कंडीशन में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति कितना नैतिक है ना, इसकी पहचान करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि उसके सामने नैतिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करो। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में से किसी एक को जब चुनना पड़ेगा, तब उसके सामने जो कंडीशन उत्पन्न होती है ना, वहां पर इंटीग्रिटी की सही पहचान होती है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न सदाचार संहिता और आचार संहिता। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट सृजन में हमने कई बार कराया हुआ, कई बार डिस्कस किया हुआ है। टॉलरेंस इसी बार मेंस के टेस्ट सीरीज में हमारा आया हुआ था। करुणा मैंने मेंस मैराथन की लाइव क्लास में आप लोगों को डिस्कस किया था कि सहानुभूति, समानुभूति और करुणा,
इसका कैसे आप लोग एग्जांपल दे सकते हो, इसको आप लोगों ने मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को हमने जो केस स्टडी डिस्कस किया था 25 केस स्टडी, उनमें से कुछ एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को करुणा के संदर्भ में और टॉलरेंस के संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। सहिष्णुता क्या होती है भाई, टॉलरेंस क्या होता है। आप बता दो कि केरल में बाढ़ आया था तो मस्जिद में जो है जो नमाजी थे वहां पर जब पानी भर गया तो मंदिर में उनको नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। ये सहिष्णुता की पहचान है। भारत एक टॉलरेंट कंट्री है, उसकी एक बहुत अच्छी पहचान आप लोग ऐसे बता सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जांपल वहां पर आप लोग दे सकते हो। और क्या है भाई, अब देखिए सेक्शन बी के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए 12 नंबर के प्रश्न है, और इस पूरे पेपर के अंतर्गत मुझे 11वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा टफ लगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि 11वां प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहली तो ये बात है। प्रश्न की अभिक्षमता, ठीक है, एप्टीट्यूड की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। अभिक्षमता किस प्रकार रुचि से भिन्न है, ठीक है। एप्टीट्यूड जो होता है वो इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंस होता है, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। यदि किसी में लोक सेवक बनने की रुचि है, ठीक है, कोई व्यक्ति लोक सेवक बनना चाहता है लेकिन लोक सेवाओं का निर्वहन करने की अभिक्षमता नहीं है, तो क्या वो लोक सेवक के रूप में सफल होगा, विवेचना करना है आपको, ठीक है, डिस्कस करना है, एनालिसिस करना है। ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अभिक्षमता और रुचि दो बहुत अलग अलग चीजें। रुचि क्या होती है भाई, रुचि है कि अगर आपके सामने 4 विकल्प रखे हुए, उन चारों विकल्पों में से आपका किस विकल्प के प्रति ज्यादा आकर्षण है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रुचि होना हमारा किसी चीज को लेकर के, ठीक है। जैसे कि आपकी रुचि सिविल सर्वेंट को लेकर के है, सिविल सेवा की परीक्षा को लेकर के है, ये आपकी रुचि है। अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता मतलब ये कि आप सिविल सेवक बनने योग्य हो या नहीं हो, आपके अंदर वो गुण है कि नहीं है जो सिविल सेवक में होने चाहिए। जैसे कि सिविल सेवक कैसा होना चाहिए, सिविल सेवक के पास ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जो भाषा हो वो बहुत ही एक डिसिप्लिन के अंतर्गत हो, अनुशासनात्मक भाषा हो, ठीक है। वो व्यक्ति से बात कर रहा हो, किसी से तो लगे कि हाँ भाई कोई अफसर बात कर रहा है। किसी विपरीत परिस्थिति में वो अपनी भाषा के माध्यम से चीजों पर कंट्रोल कर सके, चीजों को समझने की, माने कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न हो चुकी, ठीक है, भूकंप आ गया, अब भूकंप से बचना है तो हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको समझने का उसके पास दिमाग हो, उसके पास अभिक्षमता हो, एप्टीट्यूड हो, ये बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अभिक्षमता होना, और रुचि होना अलग चीज होती है। तो रुचि होने का मतलब ये नहीं कोई व्यक्ति सिविल सेवक बनने योग्य है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इसी बात की यहाँ पर आप लोगों को एनालिसिस करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा और ऐसे आप लोग अपने आंसर में इन सब बातों को शामिल कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न टॉलरेंस को लेकर के, अभी आपने देखा था कि टॉलरेंस पर एक प्रश्न ऊपर भी दिया गया था, ठीक है, सहिष्णुता। यहां पर सहिष्णुता लिखा हुआ है और यहां पर इसके हिंदी में सहनशीलता कर दिया, ठीक है। तो ये आयोग हिंदी में ऐसा खेल खेलता रहता, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी ना जब कीवर्ड्स को तैयार करिए तो अंग्रेजी में तैयार करने का प्रयास करेगा, ठीक है, क्योंकि आयोग अभी आप देखोगे ना कई जगह पर आपको करुणा, सहानुभूति, समानुभूति। अच्छा, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं आज, ठीक है, मैंने हालांकि डिस्कस किया है, लेकिन सहानुभूति, समानुभूति और करुणा, इन तीनों की अंग्रेजी में क्या क्या डिफरेंस होता है ना, तीनों के अंग्रेजी वर्ड्स क्या क्या होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अरे आपका छोड़ो, आयोग कई बार कंफ्यूज हो जाता है। आयोग कई बार एक ही प्रश्न में, ठीक है, करुणा का कुछ और अंग्रेजी दे देगा, कई बार इसका कुछ और अंग्रेजी दे देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपेशन प्रयोग क्या है, कई बार इसका प्रयोग कुछ और करता है वहां पर, तो ऐसी कंफ्यूजन होती है। इसी से बचने के लिए मैं कहता हूं कि आप लोग अंग्रेजी में कीवर्ड को तैयार करने का प्रयास करो, ठीक है। सहनशीलता पर एक प्रश्न है, ठीक है, इसको कह रहे हैं लोक सेवक के जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स, केस स्टडी का प्रयोग करना, ध्यान रखना आप लोग। सामाजिक प्रभाव क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसकी बात किया। यहाँ पे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, सामाजिक प्रभाव की बात हो रही है। सामाजिक प्रभाव और अनुनय कैसे व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। अनुनय क्या होता है, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अनुनयन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। स्वच्छ भारत अभियान अनुनयन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। आप सेल्फी विद डॉटर बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, अनुनयन का। सामाजिक प्रभाव का, ये सारे एग्जांपल जो है ना, इन एग्जांपल्स का प्रयोग आप लोगों को अपने आंसर राइटिंग में करना पड़ेगा, सिर्फ हवाबाजी करने के लिए नहीं है। इन चीजों को शामिल करो भाई, इन चीजों को यहाँ पर लिखोगे तभी आपका उत्तर अच्छा होगा। ध्यान रखना, पूरे एथिक्स का पेपर जो होता है वहां पर आपको केस स्टडी, एग्जांपल्स, इनका प्रयोग और महापुरुषों के कथन का प्रयोग आपके उत्तर को अच्छा बनाता है। सबसे पहले जो मैंने केस स्टडी डिस्कस किया था वहां पर मैंने आप लोगों को एक संस्कृत का श्लोक सुनाया था, वो सिर्फ श्लोक सुनाने के लिए नहीं था, उसका प्रयोग आप लोगों ने उत्तर लेखन में करो भाई। आप शुरुआत वहीं से करो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ठीक है, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, इसका आप लोग वहां से शुरुआत करो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये ऐसा डिस्कशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। जितना बेसिस हम चीजों को डिस्कस करते हैं ना, मेंस मैराथन की आप क्लास देख लो, मैंने मेंस मैराथन क्लास के अंदर बहुत सारे केस स्टडी डिस्कस किया, सब चीजें डिस्कस किए, आप उसकी एनालिसिस करो कितना शानदार तरीके से वहां पर डिस्कस किया गया, ठीक है। करुणा हो गया, हमने देखा कि भाई हाँ ठीक है, क्या कंपेशन क्या होता है भी। अच्छा, करुणा मतलब पता है ना, सहनशीलता, सॉरी, सहानुभूति, समानुभूति और करुणा, ये तीन एक सीरीज में आते हैं, तीनों पर मैंने बेसिक डिस्कस किया हुआ है। आप वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां पर क्या होगा ना, आपको एग्जांपल याद है, चा वाला मैंने एग्जांपल आप लोगों को ये बताया था, वो एग्जांपल बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस एग्जांपल के माध्यम से आप इन तीनों के डिफरेंस को समझ सकते हो।
अगला प्रश्न कह रहा है कि भीड़ जो है वो एक अस्थायी समूह होता है, ठीक है, टेम्पररी ग्रुप होता है, जो कि दुर्घटना या विरोध या प्रदर्शन की स्थिति में तत्काल एक स्थान पर एक हो जाता है, ठीक है। इस भीड़ के हिंसात्मक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। भीड़ हिंसा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न मॉब लिंचिंग संदर्भ में कर कि बहुत बार यह भीड़ अनावश्यक हिंसा की स्थिति पैदा कर देती है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी न्यूज अफवाह फैली, कोई किसी ने बच्चा चोरी किया और बच्चा चोरी की अफवाह में किसी व्यक्ति को मार डाला गया, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हमारे न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। किस अनुनयात्मक विधि से, यहां पर फिर परसुएशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इस पूरे पेपर में परसुएशन से 3 प्रश्न आया, ठीक है। अभी आपने देखा होगा तो अनुनयन पर 3 प्रश्न यहां पर दिया गया है। किस अनुनयात्मक विधि से भीड़ को नियंत्रित और संतुष्ट किया जा सकता है, संज्ञानात्मक, ठीक है, व्यवहारात्मक अनुनयन किस प्रकार का आप लोग प्रयोग करोगे उसकी यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और ऐसे केस स्टडी का सॉल्यूशन पता है आपको कहां मिलेगा? आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, आप न्यूज़ पढ़ते होगे, आपने देखा कि हाँ भाई कहीं पर एक भीड़ हिंसा हो रही है, कहीं पर लोग विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या सॉल्यूशन लेकर के आता है ना, उन सॉल्यूशन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपका यहां पर केस स्टडी का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बन सकती है, ठीक है। बातों को समझना, ऐसा नहीं कि आपको एथिक्स के लिए बहुत चीजें पढ़नी है, हाँ आपको यहाँ पर एग्जांपल्स को याद करना, आपको यहाँ पर चीजों की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई आपको सोचना ज्यादा ना पड़े, आपके पास रेडीमेड स्ट्रक्चर है, आप तुरंत यहाँ पर लिख दो, ठीक है। सूचना के अधिकार पर एक प्रश्न दिया गया कि सूचना का अधिकार नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्भाषित करता है। ध्यान रखना, अभी हमने एक जवाबदेही का एक प्रश्न देखा था, जवाबदेही को हमको डिस्कस करना था, तो वहां पर जवाबदेही में आप आरटीआई को जरूर शामिल करना कि जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवकों में हमने आरटीआई का सिस्टम लेकर के आया, ठीक है। यहाँ पर आरटीआई और जवाबदेही को लिंक किया गया है, ये प्रश्न का आप लोगों को देखना एक बार, ठीक है। फिर कह रहा है कि शासन में नैतिक मुद्दों की व्याख्या करना, निगमित शासन में कॉर्पोरेट एथिक्स की बात कर रहा है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर हमने सृजन में क्वेश्चन किया हुआ है, मुझे याद है इस बारे में, ठीक है, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर हमने क्वेश्चन किया कि भाई जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है वो होती क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये हमारा यूपीपीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज जो अभी हुई थी, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर मुझे याद है क्योंकि मैंने अभी कॉपी चेक किया था रिसेंट में 2-3 दिन पहले ही, तो क्वेश्चन नंबर 19 ये यहीं से क्वेश्चन दिया गया, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन ही है कि भ्रष्टाचार क्या होता है, सिविल सेवकों में रोकने के लिए क्या क्या हम लोगों को कदम उठाने चाहिए और समाज में रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न वहीं पर था, ठीक है। आचरण की शुद्धि के लिए बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा करना है आप लोगों को। अष्टांगिक मार्ग आप सभी ने पढ़ा होगा, और ऐसे प्रश्नों को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया भाई कि ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, या तो टेबल फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हो या फिर बुलेट पॉइंट का प्रयोग करते अपने आंसर को लिख सकते हो, और इस प्रश्न को सृजन में हमने देखा हुआ है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग को हमने वहां पर देखा हुआ है। तो ये पूरे प्रश्न है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को देखो, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो भाई, गांधी जी के जितने 7 पाप है ना, ठीक है, जैसे ये कॉर्पोरेट एथिक्स वाला प्रश्न था, ठीक है, कॉर्पोरेट एथिक्स वाला जो प्रश्न है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग क्या करो, गांधी जी के 7 सामाजिक पापों में से जो व्यापारक संदर्भ में बातें कही गई है उसको यहाँ पर आप लोग शामिल करो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इस पूरे पेपर को देख सकते हो, पेपर बेहद शानदार है, बेहद अच्छा पेपर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बातें समझ में आया होगा, जो हमने रफ आइडिया लिया हर प्रश्न को लेकर के वो आपको आइडिया मिला होगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि प्रश्न संख्या 11 आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।